बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पर उस क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे और अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यहां पर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम इस एक्सरसाइज के सवालात को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले इन कॉन्सेप्ट्स को सीख लीजिए। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर हमारा पूरे का पूरा सेट्स के मुतालिक है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। ठीक है बच्चों, अगर मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊं तो मैं यूं कहूंगा कि सेट दरअसल मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट का मजमूआ होता है, ग्रुप होता है। ठीक है ना, सेट दरअसल क्या है, एक ग्रुप होता है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूं। आप स्कूल जाते हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके साथ जो है वो क्लास 9th की गर्ल्स भी होंगी, ऐसा ही है। तो अब आपके स्कूल के अंदर क्लास 9th के बॉयज का अगर अलग ग्रुप बना दिया जाए और क्लास 9th की गर्ल्स का अलग ग्रुप बना दिया जाए, ये जो दो ग्रुप बन गया ना बच्चों, ये दोनों सेट हैं। एक क्लास 9th के बॉयज का सेट है और एक क्लास 9th की गर्ल्स का सेट है। तो बिल्कुल सादा तरीके से अगर समझे तो सेट दरअसल एक ग्रुप होता है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट दरअसल एक कलेक्शन है, एक मजमुआ है डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ चीजों का। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब मुख्तलिफ चीजों का। वेल डिफाइंड कहते हैं वाज़े तौर पर मुतय्यन, जिसका तयन आप आसानी से कर सकें, जिसमें कोई डाउट ना हो। ठीक है, ये जो बात है ना वेल डिफाइंड, ये मैं आपको यहां पर डिटेल से समझाता हूं। अभी सिर्फ इस बात पर फोकस कीजिए कि सेट है क्या। सेट दरअसल एक कलेक्शन है, एक मजमुआ है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का जो कि वेल डिफाइन होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं जी वेल डिफाइन के मतलब पे। मैंने उर्दू में मतलब बताया कि वाज़े तौर पर मुतय्यन। देखो बच्चों, हम अगर एक मिसाल लेते हैं ना सेट की, मैं कहता हूं जी सेट ऑफ वावल्स। ठीक है, ये जो एबीसी होती है ना हमारी, इसके अंदर जो वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये अगर मैं बात करता हूं सेट ऑफ वावल्स तो हर बंदे के लिए क्लियर होगा कि मैं बात कर रहा हूं ए ई ओ यू आई की। ठीक है, तो ये वाले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है ना, ये जो सेट के अंदर ये वाले, इनको एलिमेंट्स ऑफ सेट कहा जाता है। अब ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं ये क्लियरली डिफाइन है, वेल डिफाइन है, और किसी भी बंदे के सामने मैं वॉवल्स की बात करूंगा, सेट ऑफ वॉवल्स की, तो वो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप समझेगा, ए ई ओ यू और आई का। समझ गए? तो इसे हम कहते हैं जी वाज़े तौर पर मुतय्यन करदा या फिर वेल डिफाइन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। एक मेरे पास सेट है जी ए। सेट को हम जो जाहिर करते हैं ना, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उससे जाहिर करते हैं, जैसे हमारे पास कैपिटल ए है। और सेट को लिखते कैसे हैं, उसके एलिमेंट्स को हम ये मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और बीच में हमने ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ये जो 1 2 3 4 है ना, ये सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। समझ गए? अच्छा जी, तो अब मैं अगर कहता हूं जी कि मेरे पास जो है वो एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, पहले 4। ठीक है, पहले 4 नेचुरल नंबर का एक सेट। तो अब किसी भी बंदे से मैं ये बात कर लूं, उसके माइंड में यही बात आएगी कि ये 1 2 3 और 4 इन नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यही पहले 4 नेचुरल नंबर हैं। कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि इसके अलावा कोई और भी डिजिट इसके अंदर है, 5 नहीं है, 6 की बात नहीं करेगा, या इसमें से कोई कम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये डिजिट जो है ये वेल डिफाइन है, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये वेल डिफाइन है। समझ गए? अच्छा, तो बच्चों यहां पर मैंने मेंशन किया है वेल डिफाइंड मींस दे शुड बी क्लियर रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द सेट आर नॉट। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमारे पास कुछ क्लियर रूल्स होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी जो एलिमेंट है वो सेट से ताल्लुक रखता है या नहीं। जैसे मैं कहता हूं ना सेट ऑफ वॉवल्स, तो अब मेरे पास क्लियर रूल्स है कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास सिर्फ ए ई आई ओ यू ही आएगा, इसके अलावा कोई और आ ही नहीं सकता।
ठीक है, हो गया? ओके जी। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं आपको मजीद समझाऊंगा एक डिफरेंस के साथ कि वेल डिफाइन और नॉट वेल डिफाइन, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा ना कि नॉट वेल डिफाइन कौन से होते हैं, तब तक आपको इसका क्लियर इमेज कभी भी ज़हन में बैठ ही नहीं सकता। इसलिए पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉट वेल डिफाइन में और वेल डिफाइन में फर्क क्या है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जी। एक हम सेट ले लेते हैं। सेट मैंने बताया ग्रुप होता है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है? किसी भी चीजों का ग्रुप होता है, अशिया का ग्रुप होता है। मैं कहता हूं जी, एक हम एक सेट ले लेते हैं, बेस्ट मूवीज ऑल द टाइम। अभी तक जितनी भी मूवीज गुजरी है ना, ठीक है, उनमें से चंद मूवीज, पहली 5 कर लें, 6 कर लें, 6 जो टॉप की बेस्ट मूवीज है ना, उसका सेट, ठीक है? अब ये जो 6 या 5 मूवीज की मैं बात कर रहा हूं कि वो उनका सेट है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। पता है क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि मेरे मुताबिक हो सकता है कोई और 5 मूवीज हो जो मुझे अच्छी लगती हो, मैंने उनको बेस्ट बनाया हो, लेकिन कोई और शख्स जो है उसका इंटरेस्ट कोई और हो सकता है, उसने कोई और मूवीज बनाई होंगी 5। यानी अगर मुझे इंटरेस्ट है साइंस फिक्शन में, तो मुझे उसी में से मैंने जो है वो 4-5 जो टॉप की है वो निकाली होंगी। किसी का इंटरेस्ट है उसमें फाइट वाली मूवीज के अंदर, तो वो फाइट वाली जो है वो 5-6 बना के बैठा होगा टॉप पर। तो अब मेरे एलिमेंट्स जो मैंने समझे हुए सेट के बनाए हैं और जो किसी और ने बनाए मिलते ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस सेट के जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, मेरे लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है, ठीक है? इसी तरह से सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब मेरा मेरा एक अपना एक एक कह लीजिए मेरी अपनी एक चॉइस है। मुझे गुलाब पसंद है, गुलाब के अलावा मुझे चंबेली पसंद है, बस मुझे ये 2 पसंद है, ठीक है? मुझे वाटर लिली पसंद नहीं है। मेरे लिए ये फेवरेट है, या मेरे लिए ये 2 ब्यूटीफुल फ्लावर हैं। अब किसी और के लिए हो सकता है कि उसको उसको चंबेली पसंद ना हो, उसको वाटर लिली पसंद हो, या उसको रेड रोज पसंद हो, तो उसके लिए जो ब्यूटीफुल है वो होंगे। तो अब ये भी जो है वो हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है? तो अपने ज़हन में बच्चों एक बात बिठा लो कि वेल डिफाइंड वो होते हैं जो कोई भी बंदा उसके बारे में बात करे तो वही एलिमेंट्स ज़हन में आए, जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं उसके ज़हन में भी वही आने चाहिए, ठीक है? जैसे मैं वॉवल्स की बात करता हूं तो किसी भी शख्स के बात कर लो भाई, आप एक सेट लिखो एक जो है वो वॉवल्स का, तो वो हमेशा यही लिखेगा। लेकिन अगर आप उससे बोलोगे कि आप जो है वो बेस्ट मूवीज का 5 मूवीज का सेट लिखो, तो मेरे कुछ और होंगे, उसकी कुछ और होंगे, तीसरे के कुछ और होंगे, तो वेल डिफाइंड नहीं है। तो मेरे बच्चों, ये आपको मैंने एक डिफरेंस बता दिया, वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में क्या फर्क होता है। तो याद रख लो, सेट हमारे पास दरअसल जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट, यानी इसके अंदर जो है वो सेम चीजें नहीं आ सकती। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 सब डिफरेंट है, 2 सेम एलिमेंट जो है वो नहीं हो सकते, ठीक है? ओके जी। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, कि हम सेट को किस तरीके से जाहिर कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होती है टैबुलर फॉर्म, एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और एक को बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है? तो ये 3 तरीके हैं सेट को लिखने के, सेट को बताने के, सही है? चलिए मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आ जाते हैं जी टैबुलर फॉर्म में। ये टैबुलर फॉर्म क्या होती है? टैबुलर फॉर्म में बताया जाता है सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट। इसमें हम ये करते हैं कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको मिडिल ब्रैकेट के दरमियान लिख के दे देते हैं। जैसे ये हमारे पास पहले 6 नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो वो जो पहले 6 नेचुरल नंबर है ना, वो एक सेट के अंदर हमने लिख के ही उसको दे दिए 1 2 3 4 5 और 6, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, इसका नाम दे दिया कैपिटल ए। तो ये हमारे पास एक सेट है और हमने उस सेट के सारे एलिमेंट को लिखकर दे दिया। ये जो सारे एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर लिखकर आप दे देते हैं ना, एग्जैक्टली ये हमारे पास होती है टैबुलर फॉर्म, ठीक है? समझ गए? एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं जी। डेज ऑफ द वीक, उसमें संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सारे लिख के आप दे देते हैं एक सेट बना के, वो टैबुलर फॉर्म होगी, ठीक है? अच्छा, फिर नंबर 2 आती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब किया गया, मतलब आपने बयान किया है, आपने एक बयान दिया है। अब मैं ऐसा करता हूं, आपको लिख के नहीं देता ये सेट ए इज इक्वल टू आपके पास 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे कहता हूं कि भाई सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, मैं बयान जारी कर रहा हूं, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, पहले 6 नेचुरल नंबर का सेट। तो अब मैंने आपको वो एलिमेंट लिख कर नहीं दिए, इनके बारे में एक बयान जारी कर दिया कि भाई यहां से लेकर यहां तक जो पहले 6 नेचुरल नंबर है ना, उनका सेट जो है, ये जो तरीका है ना सेट को लिखने का, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है? और उसके बाद बच्चों आई है सेट बिल्डर नोटेशन, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। ये इंतहाई अहम है, इसका एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके एग्जाम में लाजमी आएगा, इसलिए इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है।
मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। बच्चों ध्यान से बात सुनिए, बिल्कुल आपने अब फोकस हो जाना है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और अच्छे से इसको समझना है। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है बच्चों? सेट बिल्डर नोटेशन जो है ना, उसके अंदर सेट बनाने के लिए ना आपको इशारे दिए जाते हैं, ठीक है ना। सीधी बात बताऊं तो सेट को बनाने के लिए आपको इशारे दिए जाते हैं, और उसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में जो है वो सेट का तारुफ कराया जाता है, जो कि यहां से लेकर यहां तक है। ये एक सैंपल है ना, ये इसको एंड पढ़ते हैं, इस सैंपल को एंड के बाद फिर उसकी रेंज बताई जाती है कि सेट के एलिमेंट कहां से लेकर कहां तक हैं। दो हिस्से होते हैं, फिर सुन लो। सेट बिल्डिंग नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इसमें ना तो आपको सेट दिया जाता है इस तरह से पूरा एलिमेंट के साथ, ना ही कोई बयान जारी किया जाता है, बल्कि आपको ना एक सेट ऑफ रूल्स दे दिए जाते हैं जिसके मुतालिक जिसको इस्तेमाल करते हुए आप सेट को बना सकते हैं, ठीक है ना। सेट को बनाने के लिए समझो कि इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है, ठीक है। और इसके दो हिस्से होते हैं। ये एंड से पहला हिस्सा जो है वो सेट का तारुफ कराता है, और इसके बाद का हिस्सा बेटा सेट की रेंज बताता है कि सेट के एलिमेंट कहां से शुरू होंगे और कहां पर खत्म होंगे, ठीक है। ये बातें याद रख लें। अच्छा जी, इसको लिखते कैसे हैं हम? सबसे पहले जो है वो हम सेट का नाम दे देते हैं, कोई भी ए बी सी कैपिटल लेटर से देते हैं, इक्वल लगाएंगे, फिर हम ये मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं। और हर बार जब जब आप किसी सेट को सेट बिल्डिंग नोटेशन में लिखेंगे तो आप उसमें लिखते हैं दिस इज अ सेट ऑफ एक्स, वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई और भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम एक्स यूज करते हैं, ठीक हो गया। जरूरी नहीं है कि आपने ये फॉर्मूले का कोई एक्स है या एक्स का कोई मतलब है, वाई जेड कुछ भी पी क्यू ले सकते हैं, बट हम मोस्टली एक्स को ही लेते हैं। इसको पढ़ते हैं ए इज अ सेट ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद हमेशा हर बार आप ये इस तरह का एक सैंपल बनाएंगे, इसका मतलब होता है वेयर, यानी जब के ए इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर, उसके बाद एक्स का ताल्लुक बताएंगे, एक्स बिलोंग्स टू एन। एन जो है ना बच्चों, एन यहां पर आपको बताऊंगा आगे आके, एन एक सेट का सैंपल है जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक क्या है, ए इज अ सेट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स बेसिकली इस सेट के एलिमेंट्स का एक जनरल नेम दिया गया है। जैसे आपके पास ये सेट है ना, ये इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, इन सारे एलिमेंट्स को ना एक जनरल नाम दिया गया एक्स का। एक्स क्या है? इस सेट के एलिमेंट्स। तो बताया जाता है ए इज अ सेट ऑफ एक्स, ए जो है वो एक्स का सेट है, वेयर जबकि एक्स का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से। ये देख लो 1 2 3 4 5 6 क्या है? नेचुरल नंबर है ना। तो हमने बेसिकली यहां से यहां तक इसका तारुफ कराया कि ये ए एक्स का सेट है और एक्स का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। तारुफ हो गया। अच्छा, अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, 1 से शुरू होकर ऐसे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, चलते लामहदूद नंबर तक जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या सारे नंबर इसके अंदर? नहीं, ये देखो ये तो 6 तक है। तो यहां पर फिर हमें आगे उसकी रेंज भी बतानी है कि कहां से लेकर कहां तक ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो आगे फिर ये निशान लगाते हैं जिसको पढ़ते हैं एंड और, ठीक है। आगे फिर रेंज बताते हैं। अब आपने बताना है इन एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि इन सबको हमने नाम दिया था ना एक्स का। आपने बताना है कि एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। ये देखो बेटा यहां पर जो है ना, ये जो सैंपल है ना, ये वाला, ये देखिए बिल्कुल एल से मिलता है, जिसको हम लेस पढ़ते हैं, एल से लेस बनता है ना, तो ये एल की तरह का ही सैंपल है। तो लेस का मतलब है यानी कि छोटा, और उसके नीचे डैश लगी, इसका मतलब है लेस देन एंड इक्वल, यानी एक्स जो है वो बराबर भी है और छोटा भी है 6 से, ठीक है। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि सेट बिल्डिंग नोटेशन में हम क्या करते हैं। सेट बिल्डिंग नोटेशन में सेट बनाने के लिए इशारे दिए जाते हैं। दो इसके हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा सेट का तारुफ कराता है, दूसरा हिस्सा उसकी रेंज बताता है कि कहां से कहां तक ये चलेंगे, ठीक है। अब पहले से मैं बता दिया कि ए जो है वो सेट है एक्स का, जबकि एक्स का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, ये आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर है, ठीक है। उसके बाद फिर और लिखते हैं एंड, और फिर रेंज बताते हैं कि एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 6, कि एक्स जो है वो 6 के बराबर और 6 से छोटे, ठीक है। तो यहां से पता लग गया कि ये नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर 6 के बराबर और 6 से छोटे। अब 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये आपने सेट बना लेना है। ये मेरे बच्चों आपके पास सिंपल सी फॉर्म होती है सेट बिल्डिंग नोटेशन। इनके ये जो सैंपल्स हैं फिर से सुन लो, हर बार एक्स लिखोगे, हर बार वेयर लिखोगे, फिर एक्स लिखोगे, फिर बिलोंग लिखोगे, फिर यहाँ पे जोन सा सेट इस्तेमाल हुआ है ना उसका आप यहाँ पे नाम लिखोगे, ठीक है। फिर एंड आएगा, एंड के बाद फिर आप उसकी रेंज लिखोगे, ठीक है। और बहुत सारे मेरे बच्चों को ये मसला होता है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि इसका क्या मतलब होता है। x इज लेस देन 6, इसका मतलब होता है 6 बड़ा है, x छोटा है, x छोटा है 6 से।
ठीक है। अगर आपको फिर भी मसला हो इसको लेस को और ग्रेटर को समझने में, तो उसका आसान तरीका यह है बच्चों कि आप ऐसा करें कि यहाँ पे ना ऐसे सिंबल बनाएं और उसको क्रोकोडाइल बना लें। ये आगे हमारी क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल आ गई, ठीक है। अब क्रोकोडाइल का माउथ इस तरफ ओपन है, इस तरफ नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरफ एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना लीजिए, इस तरफ छोटा ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो क्रोकोडाइल का माउथ हमेशा उस तरफ ओपन होगा जिधर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। छोटा मोटा शिकार तो ये करती नहीं है। तो ये आप यहां पर ये बात याद रखें कि जिस तरफ इसका माउथ ओपन होता है क्रोकोडाइल का, उधर बड़ा ऑब्जेक्ट होता है और इधर छोटा। तो यहां देखें, ये इस तरफ क्रोकोडाइल का माउथ ओपन है, यानी 6 बड़ा है, x छोटा है। x इज लेस देन 6, x 6 से छोटा है, तभी तो क्रोकोडाइल का माउथ जो है वो 6 की तरफ, x की तरफ नहीं है, x छोटा है, ठीक है। तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनको बेचारों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है ग्रेटर देन में, लेस देन में, तो मैंने उसका भी आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे होता है, a is a set of x where x belongs to the natural number and x is less than and equal to 6, ठीक है। a का ताल्लुक x के साथ है, जबकि x जो है, सॉरी a सेट है x का, जबकि x का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से, ठीक है। और x 6 के बराबर भी है और 6 से छोटे भी है, ठीक हो गया। तो यहां तक मेरे बच्चों हमने सेट का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा कर लिया, इसकी जो 3 तरीके थे लिखने के वो भी सीख लिए, ठीक हो गया। अब यहां पर ना एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बतानी है कि हमने कुछ सेट वगैरह है जिनका इस्तेमाल करना ना आपको पहले पता होना चाहिए। एक है जी नेचुरल नंबर का सेट, उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं और ये शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते जाएंगे ऐसे, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर में और होल नंबर में फर्क ये होता है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, होल नंबर में जीरो भी आ जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको होल नंबर कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ठीक है। तो इनका सही से आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे जो सेट आता है वो आता है आपके पास इंटीजर्स का, ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इंटीजर्स में बच्चों आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर आ जाएंगे, यानी +1 -1 +2 -2 +3 -3 और 0, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। और उसके बाद फिर आता है जी इवन इंटीजर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं बच्चों जो वे 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 0 लाजमी शामिल करना है, 0 इवन में शामिल होता है, फिर +-2 यानी +2 -2 दोनों, +4 -4 और +6 -6, ठीक है। ये सारे 2 पे डिवाइड होने वाले हैं, तो इनको जो है वो आपने इस सेट में रखना है, इवन इंटीजर्स। उसके बाद फिर ऑड इंटीजर्स पे आ जाना है, इसको हम O से डिनोट करते हैं और इसमें हमारे पास 0 नहीं शामिल होगा, +-1 +-3 +-5 आप देख सकते हैं, जो 3 है 5 है 1 है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होते, इसलिए ये हमारे ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक। फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। प्राइम नंबर वो जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता, याद रखना आपने, ठीक है। तो ये आ गया 2 3 5 7 11। 2 अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, 3 अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, 5 अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, 7 अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, 11 भी अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। अपने अलावा 1 पे डिवाइड होते हैं, तो ये इसलिए इनको हम जो है वो प्राइम नंबर्स कहते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं बच्चों हमारे पास रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, और इसमें ना आपको लिखने के बजाय ना एक जो सेट बिल्डिंग नोटेशन है उस फॉर्म में आपको दिया गया बुक में, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे, दिस इज अ सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू p बाय q, यानी कि ये एक ऐसा एलिमेंट्स का सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जो है वो p बाय q की शक्ल में होते हैं, p डिवाइडेड बाय q की शक्ल में, जैसे 3/2 है, 1/2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद बताया जा रहा है p और q दोनों का ताल्लुक इंटीजर से होता है, z से, ठीक हो गया। और जो इसका डिनोमिनेटर q है वो 0 नहीं होगा। फिर इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर को q डैश से डिनोट करते हैं। इरैशनल वो होते हैं जिसको आप p बाय q की शक्ल में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहां पे आपने वही फिर सेट बिल्डिंग नोटेशन की शक्ल में बताना है कि दिस इज द सेट ऑफ x वेयर x इज नॉट इक्वल टू p बाय q, यानी यहां पर जो इस सेट के एलिमेंट्स है वो p बाय q के बराबर नहीं है, और p और q दोनों का ताल्लुक यहां पर भी इंटीजर से है, और q यहां पर भी 0 के बराबर नहीं होगा। फिर रियल नंबर्स आ जाते हैं, और रियल नंबर के बारे में हमने बड़ी डिटेल से बात की थी बच्चों कि जितने भी नंबर्स से आपको दुनिया में वास्ता पड़ता है सब के सब रियल नंबर हैं। तो ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों को मिला लें, सारे इकट्ठे कर लें इनको। ये यू का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है इत्तेहाद करना, इकट्ठा करना। तो रैशनल इरैशनल दोनों को मिला दें, सारे नंबर्स वो आपके पास रियल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं जी हम सिंगलटन सेट के ऊपर। ये जो सिंगलटन सेट है ना बच्चों, ये क्या होता है? देखो, सिंगल से सिंगलटन सेट बन गया। जो सिंगल है ना, सिंगल मतलब एक, ठीक है, इससे बन जाता है हमारा सिंगलटन। अब जरा ध्यान कीजिएगा,
सिंगलटन सेट कैसा होता है भाई? ऐसा आपके पास सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। जैसे देखें ये ए एक सेट है, उसमें 7 एलिमेंट एक ही है। इसके अलावा जो डेज का एक सेट है, ठीक है, इसमें एक संडे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट है, इंतहाई आसान। फिर आ जाते हैं जी एम्प्टी सेट या नल सेट किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होता, यानी दो ब्रैकेट्स के दरम्यान आपने कुछ भी नहीं लगाना, खाली छोड़ देना, तो ये एम्प्टी सेट है। इसको हम यूं भी लिखते हैं, फाई से बड़ी नोट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दो चीजें आपने सीखनी है, एक इक्वल सेट क्या होता है और एक इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अब इक्वल में और इक्विवेलेंट में फर्क है बच्चों, ध्यान से समझना। जो इक्वल सेट होते हैं ना, दो ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम होते हैं। जैसे देखो एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसके एलिमेंट भी 1 2 3 है, इसके अंदर भी 1 2 3 है, तो दोनों के एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम 100% एग्जैक्ट है, तो इनको हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट है। फिर इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद बराबर होती है। एलिमेंट्स भले ही बराबर ना हो, लेकिन उनकी तादाद बराबर होती है। टू सेट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पर मैंने बताया टू सेट्स हैविंग द सेम या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, यहां पर बोला है मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके पास सेम है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहां पर देखें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, यहां पर कितने 1 2 3, तो ए और बी ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट दूसरे के एलिमेंट के बराबर नहीं है, लेकिन बच्चों इनकी तादाद बराबर है। तो अगर इस सेट में एलिमेंट की तादाद इस सेट में एलिमेंट की तादाद के बराबर है, तो ये फिर हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जी सबसेट। सबसेट क्या होता है? प्यारे बच्चों, आपके पास जो है ना एक कोई एक सेट है ए और एक सेट है बी, दो सेट है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये एक हमारे पास बी है सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ये एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अब आप देख सकते हैं कि ए सेट के तमाम एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद हैं। 1 भी मिलेगा यहाँ पे, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा। तो अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर पाए जाए ना, तो ये उसका सब सेट होता है। समझ गए? ये उसका सबसेट है। अगर रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल की बात करें ना बच्चों, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थी कि भाई 9th क्लास के जो बच्चे हैं ना, 9th क्लास के स्टूडेंट, उनका एक सेट। अब पूरा आपकी क्लास एक सेट बन गया। अब उसमें बॉयज भी और गर्ल्स भी हैं। अब हमने उस सेट के अंदर फिर दो सेट बना दिए, एक गर्ल्स का सेट अलग कर दिया, बॉयज का सेट अलग कर दिया, ठीक है। अब एक सेट है आपकी क्लास का, एक सेट है आपकी क्लास के बॉयज का। अब जो स्टूडेंट आपके क्लास के सेट के अंदर मौजूद हैं, वही स्टूडेंट बॉयज के सेट के अंदर भी मौजूद है। इसलिए जो बॉयज का सेट है उसके सारे एलिमेंट आपकी क्लास के अंदर मौजूद हैं। तो बॉयज का सेट सब सेट है आपकी क्लास के सेट का, ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल आप नंबर से ही समझें तो बेहतर है। ये ए है, ये बी है, ए के तमाम एलिमेंट अगर बी के अंदर मौजूद हैं तो ये इसका सब सेट कहलाएगा। और सबसेट का ये सिंबल होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट कहलाता है, ये भी बात आपने याद रखनी है। फिर बच्चों, अब सबसेट की भी दो शक्लें होती हैं, एक को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, एक को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं? प्रॉपर सबसेट में ये होता है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, जैसे ए और बी है, अब ए सेट के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बी का कम से कम एक ऐसा हो जो कि ए में ना हो। बी का कम से कम एक तो एलिमेंट ऐसा हो जो कि ए के अंदर मौजूद ना हो, तो फिर ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। अब देखो यहां पर ए बी का सबसेट तो है, मगर कौन सा वाला सबसेट है? प्रॉपर सबसेट। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, एक भी मौजूद है, दो भी मौजूद है, तीन भी, ए के सारे मौजूद हैं, लेकिन बी के सारे ए के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ए बी का प्रॉपर सबसेट है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं मगर बी का कम से कम एक तो एलिमेंट ऐसा निकला है जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो उसको फिर हम बोलेंगे कि ये ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। फिर उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं बच्चों? अगर दो सेट बिल्कुल सेम टू सेम है ना, तो वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, ठीक है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू ए, यानी ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, दोनों सेट बराबर हो गए, तो फिर वो जो है वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ये देखिए आप, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3। अब ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि ए के अंदर मौजूद ना हो, इसलिए जो ए है वो बी का सबसेट है।
और ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। उसके बाद फिर बात करनी है हमने पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। आपके पास एक सेट है, ये वाला है ए इज इक्वल टू ए एंड बी। अब आपने ना बच्चों इसके पॉसिबल पावर सेट बनाने हैं, ठीक है, कौन कौन से इसके सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट आप ये बनाएंगे जी, पॉसिबल जो भी इसके बन सकते हैं। एक इसका पहला सेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है, अभी आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, अभी सिर्फ सुन लीजिए। इसका एक सबसेट बना लेते हैं जी, ये हमारे पास एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, इसलिए पहले एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद मैं एक सेट ले लेता हूँ जी ए, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो वो देखिए इसका एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, तो ये इसका सबसेट है। फिर एक और ले लेता हूँ जी, वो हमारे पास है बी, ये मैंने गलती से सी लिख दिया, ये असल में बी है, ठीक है। एक हम और एलिमेंट ले लेते हैं जी, वो एलिमेंट है बी, ठीक है। अब बी हमारे पास इस सेट का एलिमेंट है और वो इसके अंदर भी पाया जा रहा है, तो ये वाला सेट भी इसका क्या है, सबसेट है। इसी तरह फिर एक ले लेते हैं ए और बी वाला, ए और बी दोनों एलिमेंट इसके अंदर पाए जा रहे हैं, तो ये भी इसका क्या है, सबसेट है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इस सेट के सबसेट हैं। तो एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, उन सब का आप एक अलग सेट बना लो, उसको पावर सेट कहते हैं। ये क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो फिर आपको सही से क्लियर होगी ये चीजें, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। द जेल सेट को सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, अभी बेसिक कंसेप्ट के अंदर मैं बड़ी डिटेल से इसके बारे में बात करके आया हूं। अभी थोड़ा सा फिर से इसके बारे में बता देता हूं बच्चों कि ये एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें एक तरह से सेट को बनाने के लिए ना इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं आपको, ठीक है। और इसके ना दो हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा जो है वो सेट के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कराता है और दूसरा हिस्सा सेट की जो रेंज बताता है कि सेट के एलिमेंट कहां से लेकर कहां तक होंगे, और उसको हम यूं लिखते हैं, दिस इज अ सेट ऑफ एक्स। ऐसे आप मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक्स लिखेंगे, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे आप, ठीक है। फिर आप ये वाला एक स्टेट सैंबल बनाएंगे जिसको पढ़ते हैं वेयर्स। दिस इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास सेट है एक्स का, जबकि एक्स का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से। ये जो ई की तरह का सैंपल है ना, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, जिसका मतलब होता है ताल्लुक, कि एक्स का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो यहां पर हमने सेट के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया, ये सेट जो है वो एक्स के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है और एक्स का ताल्लुक नेचुरल नंबर से, यानी इस सेट के एलिमेंट्स का ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से। तो हमने सेट के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया, इसलिए मैंने बोला कि यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है वो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद फिर आगे एक सैंपल ये वाला यूज होता है जिसको हम एंड पढ़ते हैं। देखो एंड ए से शुरू होता है ना, तो ये भी ए की तरह का ही सैंपल है, तो आपको याद रहेगा एंड। और उसके बाद फिर आप उसकी रेंज बताते हो, x इज ग्रेटर देन 3, x जो है वो 3 से बड़ा है, एंड x इज लेस देन 10, और x जो है वो 10 से छोटा है, यानी 3 से बड़े और 10 से छोटे नेचुरल नंबर का ये सेट है। तो यहां पर आपने बेसिकली रेंज बताई है कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, मगर इस सेट के अंदर जो है वो 3 से बड़े और 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स आएंगे, तो ये रेंज आ गई। तो प्यारे बच्चों, पहला ऐसा इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा ऐसा इसके अंदर रेंज होती है, ठीक है। तो ये तरीका होता है जी हमारे पास सेट को लिखने का, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डिंग नोटेशन या सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आप देखेंगे कि आप ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक्स लगाएंगे, फिर वेयर्स का सैंपल आएगा, फिर एक्स आएगा, ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन के अंदर ऐसा है। क्वेश्चन जरा भी मुश्किल नहीं है बच्चों, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, पूरा उसका कंसेप्ट दूंगा, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट इंशाल्लाह पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 1 से। अब ये जो आपको दिया गया ना सेट, ये 1 4 9 16 25 36 एंड 484 तक ये चल रही हैं, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट्स आपको लिख के दे दिए गए हैं, इसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। तो टैबुलर फॉर्म से अब हमने जाना है इस सेट बिल्डिंग नोटेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है बच्चों, ओके जी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जरा गौर से इनके एलिमेंट्स को पढ़ना है। यह है 1, फिर 4 आया, फिर 9 आया, फिर 16 आया, फिर 25 आया, फिर 36 आया। तो इसको देख के ना आपके माइंड में एक बात आएगी कि ये तो 1 का स्केयर होता है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, ये 6 है, यानी ये बेसिकली नंबर्स के स्क्वायर हैं।
ठीक है, तो यहां से आपके माइंड में एक बात आ जाएगी। ठीक है, तो आपने फर्ज कर लेना है, कोई नाम देना चाहे तो ले लें, नहीं भी नाम देना चाहते इसका तो बेशक नाम ना लें, वैसे ही लिख दें इसको। ठीक है, और लिखेंगे कि ये जो है ना 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिखें, 4 की जगह 2 का स्क्वायर, 9 की जगह 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब आपके यहाँ पे जो नंबर लिखने वाला ना वो आपको नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या आएगा, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। रफ वर्क में ना आप ये समझे यहाँ पे जो भी नंबर है ना जिसका स्क्वायर है वो नंबर आपका z है। ठीक है, कोई भी नंबर है आपने उसको फर्ज कर लिया z का स्क्वायर। z का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? 484 के बराबर। आपको चाहिए z की वैल्यू, इधर भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, इधर भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये इससे कट जाएगा। तो z इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर से आप इसका स्क्वायर रूट लें, आपको मिलेगा 22। तो यहां से आपको पता चलेगा कि यहाँ वाला नंबर जो है वो क्या होगा, वरना आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने पता चला लिया कि यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर लेने से नेक्स्ट नंबर मिल रहा है ना, तो यहाँ पर ये भी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा, हमें तो नहीं पता वो नंबर कौन सा, तो हमने उसको z फर्ज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखा z का स्क्वायर फिर 484 के इक्वल होगा, हमें z चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, z की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये 22 का स्क्वायर है। ओके, ठीक हो गया। अब जरा नोट करो इन सब के अंदर, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, स्क्वायर 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 सब में कॉमन है, लेकिन एक चीज बदल रही है, वो क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते चलते 22 तक, तो उसको अलग से लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बदल रहा है नंबर। इस नंबर को ना एक नाम दे दो आप n का। ठीक है, अच्छा यहां तक आपने काम कर लिया। अब जरा आ जाइए हमने कैसे इसको जो है वो सेट बिल्डिंग नोटेशन में लिखना है। प्यारे बच्चों, सेट बिल्डिंग नोटेशन में ना सबसे पहली चीज, सेट के जो एलिमेंट होते हैं ना उन सबको फर्ज किया जाता है कि उनका नाम है x, यानी ये भी x है, ये भी x है, ये भी, यानी 1 4 9 16 25, इन सबको नाम दिया जाता है x का। क्या नाम दिया जाता है? x का। तो हम कहते हैं दिस इज अ सेट ऑफ x। ठीक है, दिस इज अ सेट ऑफ x, तो इक्वल लगाया, सेट का सिंबल लगाया जो कि मिडिल ब्रैकेट होती है, और उसके बाद लिखा x। उसके बाद हर एक बार आपने जो है ना ये सिंबल यूज करना है जिसको पढ़ते हैं वेयर, दिस इज अ सेट ऑफ x वेयर। अब आप इसका तारुफ बताएंगे कि ये बेसिकली ये जो एलिमेंट्स है वो कौन से एलिमेंट्स है, इस सेट के एलिमेंट किस तरह के एलिमेंट है। आप बताएंगे x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ये देख लो, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये किसी नंबर के स्क्वायर है ना। तो हम बताएंगे कि ये सेट है x का जिसमें x किसी नंबर का स्क्वायर है, तो इसलिए लिखा x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। अच्छा, फिर ये भी बताना पड़ेगा, नंबर तो बहुत सारे हैं भाई, किस नंबर का स्क्वायर है, तो अभी चेक कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इन नंबर्स का स्क्वायर है, और ये नंबर कहां तक जा रहे हैं? 22 तक। तो जरा सोच के बताओ ये कौन से नंबर हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये तो नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब हुआ कि जो n है उसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू n, स्मॉल n मतलब ये नंबर का नाम जो हमने दिया था, बिलोंग्स टू मतलब इसका ताल्लुक है किससे? नेचुरल नंबर्स के साथ ताल्लुक है। तो बच्चों एक बार फिर से सुनो, हमने कहा ये सेट है x का, जबकि x बराबर है किसी नंबर का स्क्वायर, ये सारे देख लो सब किसका स्क्वायर है? एक नंबर का स्क्वायर है, तो n का स्क्वायर क्या दिया जनरली हमने। फिर ये भी बताना पड़ेगा भाई कौन से नंबर्स के ये स्क्वायर हैं, तो हमने देखा कि इधर ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, 5 का, 6 का, 22 तक, तो ये नेचुरल नंबर है ना जो 1 से शुरू होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो बताया कि नेचुरल नंबर का जो है वो स्क्वायर है ये। ओके, हमने सेट का तारुफ करा दिया, सही है जी, बात ओके होगी। अब उसके बाद फिर आएगा एंड का सिंबल, यहां से यहां तक इंट्रोडक्शन हो गया, आगे रेंज बतानी है इसकी। अब बच्चों रेंज दो तरह से आप बता सकते हैं, आप इस x के लिहाज से, यानी जो हमने इसके एलिमेंट्स को x से सपोज किया वो उसके लिहाज से भी बता सकते हो, या फिर इनको कंट्रोल कर रहा है n, है ना, n कंट्रोल कर रहा है इनकी इन नंबर्स को, तो n के हिसाब से भी बता सकते हो, दोनों ठीक है, चाहे आप ये वाला जॉब लिखो चाहे ये वाला जॉब लिखो, दोनों के दोनों ठीक है, सही है। तो बुक वाले ने जो है वो x के हिसाब से बताया, तो आप x के हिसाब से बता दें। ये हमारे पास x के एलिमेंट है कि शुरू कहां से होता है जी? 1 से, एंड कहां पे होता है? 484 पे। तो आप इसमें फिर क्या करेंगे, आप पहले से ना ऐसे कर लिया करो, ऐसे x लिख लिया करो, ऐसे ना 2 निशान लगा लिया करो ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना ये बता रहा है कि x जो है, जिस तरफ मैंने बताया था आपको कि क्रोकोडाइल, समझे ये क्रोकोडाइल का माउथ है जो कि ओपन है, जिस तरफ क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होता है वो चीज बड़ी होती है, जिधर उसका मुंह क्लोज होता है वो चीज छोटी होती है, सही है। तो अब ये कह रहा है कि x बड़ा है, किससे बड़ा है? 1 से। 1 के बड़ा तो नहीं, 1 के बराबर भी है, इक्वल भी है और बड़ा भी, तो इधर लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x 1 के बराबर भी है और x 1 से बड़ा भी, देखो 1 से बड़ा फिर 4 भी है, फिर 9, 1 से बड़े हैं ना। अच्छा, फिर खत्म कहां पे करना है?
ये 484 पे आ रहा है ना, तो बोलेंगे x बराबर भी है और छोटा भी है 484 से। x बराबर भी है और छोटा भी है 484 से। तो इस तरह से हमने इसकी रेंज बता दी कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, और x जो है वो 484 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। ये देख सकते हैं आप, इधर क्रोकोडाइल का माउथ ओपन है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो कहेंगे x छोटा है इससे। ठीक है, अब इधर क्रोकोडाइल का माउथ ओपन है x की तरफ, तो बोलेंगे x बड़ा है 1 से, और नीचे अगर डैश लगा दे इसका मतलब होता है बड़ा भी है और बराबर भी है, यानी 1 शामिल है। अगर ये वाले और ये वाले नंबर शामिल करने हैं तो नीचे डैश लगाते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपने रेंज लिख दी है, ये हमारा आंसर आ गई है। अब इसको जो है वो आप रेंज को ना x के मुताबिक भी लिख सकते हो, और x को कंट्रोल कर रहा है n, तो n के मुताबिक भी लिख सकते हो आप। अगर x लिखोगे तो फिर ये रेंज आएगी, और अगर n लिखोगे तो फिर यहां से लेकर यहां तक जाता है। n की वैल्यू 1 से लेकर 22 तक जा रही है ना, तो आप लिखोगे n इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 1 के बराबर और 1 से बड़ी है, और n की वैल्यू 22 के बराबर और 22 से छोटी है, यानी 1 से लेकर 22 के दरमियान जो है ना एलिमेंट्स हैं, और 1 और 22 भी शामिल हैं। तो ये मेरे बच्चों दूसरा तरीका है इसमें लिखने का। इसमें सिर्फ रेंज लिखने के तरीके अलग अलग हैं, इस तरह भी रेंज लिख सकते हैं, इस तरह भी रेंज लिख लिखते हैं, और बाकी जो इंट्रोडक्शन है सेट का वो सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद इसके पार्ट नंबर 2 पर आ जाइए। पार्ट नंबर 2 में हमें नंबर दिए गए हैं, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 और फिर हमारे पास 256 है। ठीक है, अब जरा देखो ये जो 2 है ना 2, ठीक है, इसको अभी हम वैसे ही देखें। आगे 4 देखा तो वो बेसिकली 2 का स्केयर है, आगे 8 देखा तो वो फिर 2 की पावर 3 के होता है, 8 के बराबर। आगे 16 वो 2 की पावर 4 के बराबर होता है। तो यहां से हमें हिंट मिला कि ये 2 है, फिर इसको हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 4 है 2 की पावर 2 होता है, 8 है 2 की पावर 3 होता है, 16 है 2 की पावर 4 होता है। तो ये बेसिकली 2 की पावर बढ़ती चली जा रही है, और आगे आगे नंबर आपको मिलते चले जा रहे हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसी तरह चलते 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 आगे नंबर जो है वो आपको मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब यहां पर जो नंबर आएगा वो फिर 2 की कितनी पावर होगी आपको तो पता नहीं है, तो वो मालूम करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको रटा ना लगाना पड़े। ठीक है, पहले हम इसको रेज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं आपको वो चीज समझा देता हूं। अब देखो बेटा, आपको नहीं पता कि यहां पर 2 की पावर क्या आएगी, है ना, इतना तो पता है कि 2 2 2 तो सबका आएगा, ऊपर जो पावर बनेगी वो नहीं पता। तो आप ऐसा करो ना, इसको लिखो 2 और उसकी पावर लिख लो z। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं पावर क्या आएगी, और नंबर क्या है जिसके ये बराबर आएगा, वो नंबर है बच्चों 256। ठीक हो गया, तो ये जो 256 है ना, आप एलसीएम लेके देखिए, ये बच्चों हमारे पास बनती है 2 की पावर 8, यानी ऐसे आप इसका एलसीएम ले लेना ऐसे, ये 256 है, 2 से डिवाइड करें ना आएगा 128, फिर 2 से डिवाइड करें आएगा 64, फिर 2 से डिवाइड करें 32, फिर 2 से डिवाइड करें 16, फिर 2 से डिवाइड करें 8, फिर 2 से डिवाइड करें 4, फिर 2 से डिवाइड करें 2, फिर 2 से डिवाइड करें 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन जाता है 2 की पावर z इज इक्वल टू 2 की पावर 8। तो आप देखो बेटा, ध्यान करो, ये नंबर इस नंबर के बराबर है, इसकी बेस भी इसकी बेस के बराबर है, तो फिर ये लाजमी है कि इनकी पावर भी बराबर हो। तो z की पावर 8 आ गई, यहां से आपको पता चलेगा कि इस नंबर को आपने z की पावर और 2 की पावर 8 लिखना है। ठीक है, अच्छा ऐसा हमने लिख दिया। ओके, तो अब जरा गौर करो, यहां पर ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, यानी 2 की पावर लेने से आगे आगे नंबर मिलते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे 2 2 2 2 2 वो तो सब में कॉमन ही है, फर्क क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है पावर में, पावर 1 आ रही है, पावर 2 आ रही है, पावर 3 आ रही है, पावर 4 आ रही है, उसको अलग से लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते चलते 8 तक लिख लो ऐसे। ठीक है, इसको अब एक नाम दे देते हैं जी हम, क्योंकि ये चीज बदल रही है ना, उसको एक जनरल नाम दे देते हैं हम n का। ठीक है मुझे, ओके जी। अब आपने इस सेट को लिखना है जी सेट बिल्डिंग नोटेशन में। तो मैंने आपको बताया था कि सेट के एलिमेंट्स को ना आप फर्ज करते हो कि ये सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, x हैं। ये सारे एलिमेंट 2 4 8 16 256 तक ये सारे क्या हैं, ये x हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं दिस इज अ सेट ऑफ x, ये सेट है x का। फिर वेयर्स का सिंबल लगाते हैं, सब में लगाना होता है हर क्वेश्चन में, वेयर्स x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, क्योंकि देखो ये यहां पे आपने बताया है कि ये जो सेट है ना वो है किसका, x का, जबकि x ना 2 की कोई पावर होगी। x क्या है, 2 की कोई पावर, 2 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो हम एक जनरल नाम देते हैं 2 की पावर n। x जो है वो है क्या है, 2 की पावर n, यानी 2 की कोई पावर है। x जो है वो हमारे पास इस सेट का एलिमेंट है,
जबकि x बराबर है 2 की सम पावर, 2 की किसी पावर के बराबर है। ओके, फिर ये भी बताना पड़ेगा कि 2 की पावर जो ले रहे हैं वो कौन से नंबर हैं जो पावर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 ये कौन से नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, 2 3 4 4 तो नेचुरल नंबर होते हैं। तो फिर हम बताएंगे कि ये जो n है ना, n का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो यहां से यहां तक हमने इसका इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये जो सेट है, ये एलिमेंट है, इसके जो एलिमेंट है वो x के बराबर हैं, और x जो है वो बेसिकली 2 की कोई पावर है, और पावर क्या होगी, वो पावर आपके जो है वो नेचुरल नंबर हो सकती हैं। समझ गए? अच्छा, उसके बाद फिर ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हमने इसकी रेंज बतानी है, अभी एलिमेंट कहां से लेकर कहां तक चलेंगे। तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप इन एलिमेंट्स के मुताबिक देख के रेंज बता सकते हो, जिसको हम x के मुताबिक रेंज बनाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं जी जो x है ना, x की वैल्यू मेरे बच्चों 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ी भी है। ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट पहला है, x 2 के बराबर भी है, 2 से बड़ा भी है, तो 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद फिर x जो है एंड कहां पे हो रहा है, 256 पे, तो x छोटा भी है और बराबर भी है 256 पे। अगर ये वाले एलिमेंट शामिल करने हो तो नीचे लाजमी डैश लगाते हैं। अगर आपने नीचे डैश ना लगाई, इसका मतलब होगा 2 भी शामिल नहीं है और 256 भी शामिल नहीं है। शामिल करने हो तो नीचे लाजमी डैश लगाते हैं। तो ये हमने रेंज बता दी x के मुताबिक कि x के जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर और 2 से बड़ी, 256 के बराबर और 256 से छोटी, ये वैल्यूज हो सकती हैं x की। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका मैंने r लिखा है, उसमें हम रेंज n के मुताबिक बनाते हैं। ये चीजें सेम आएंगी ऐसे ही। ठीक है, रेंज हम n के मुताबिक भी बना सकते हैं। अब n देखो कहां से चल रहा है, 1 से लेकर 8 तक, क्योंकि n भी तो कंट्रोल कर रहा है ना इस नंबर्स को, तो n के मुताबिक भी हम रेंज बना सकते हैं। यहां पे फिर कहेंगे कि n जो है वो बराबर है 1 के, या n बड़ा है 1 से, और n छोटा या बराबर है 8 के। n इज लेस देन और इक्वल टू 8 और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये मेरे बच्चों आपके पास दूसरा तरीका आ गया। उसके बाद फिर तीसरे पार्ट पे आ जाइए, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 चलते चलते प्लस माइनस 1000 तक चलेंगे। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास बेसिकली आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये जो सेट है ना बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो इसका बड़ी आसानी से हम हल निकाल सकते हैं। ये वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, अब ये बहुत आसान है। तो इसमें आप बताएंगे दिस इज अ सेट ऑफ x, ये x का सेट है, यानी इन सब एलिमेंट्स को ना हमने x का नाम दे दिया। वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, जबकि x का ताल्लुक है इंटीजर से। बस इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आएगा सैंपल एंड का। ठीक है, एंड के बाद अब आपने रेंज बतानी है। अब ये रेंज देखो 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, फिर प्लस माइनस जो है वो हमारे पास आ जाता है जी ये 1000। अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं कि यहां से लेकर यहां तक लिख देते हैं 0 और प्लस माइनस 1000। ऐसा नहीं करना मेरे बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक आसान वैल्यू से समझाता हूं। अगर लिखा हुआ है ना कि प्लस माइनस 3, ठीक है, या 0 से लेकर प्लस माइनस 3 लिख लेते, चलो 0 फिर प्लस माइनस 1 फिर प्लस माइनस 2 तक ले जाते हैं, चलो ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 और फिर प्लस का 2, ये मतलब होता है इसका। तो देखो ये कहां से शुरू हो रहा है, माइनस से शुरू हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है, प्लस से। तो यहां से लेकर यहां तक है ना, तो ये -2 और +2 यहां से लेकर यहां तक ये रेंज बनती है। इसी तरह से अब यहाँ पे 0 है ये यहां पर, और प्लस माइनस 1000 है, तो ये मेरे बच्चों यहाँ पे -1000 से लेकर चलते चलते सेंटर में 0 और इधर फिर हमारे पास प्लस का 1000 आएगा। तो ये -1000 से लेकर +1000 के दरमियान नंबर्स हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी रेंज बताएंगे तो वो फिर हम ऐसे बताएंगे कि x इज इक्वल टू और x इज ग्रेटर देन -1000। x जो है वो -1000 के बराबर या -1000 से बड़ा है, एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू +1000। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया था, ऐसे x लिखो, ऐसे 2 सैंपल लगा दो, ऐसे ऐसे करके। अब जो जहां से शुरू होना है वो यहां लिखो -1000, और जहां पे एंड होना है वो वहां पे लिख दो ऐसे 1000। ठीक है, पॉजिटिव। तो ये आपके पास रेंज आ गई। इस तरह से प्यारे बच्चों आसानी के साथ आपने इस सेट को सेट बिल्डिंग नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 4 पर आ जाइए। 6 है, 12 है, 18 है, और चलते चलते 120 पर आ गए। अब जरा यहां पे बड़े ध्यान से आपने नोट करना है, ये 6 का टेबल नहीं फॉलो हो रहा हमारे पास, है ना। देखो 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 3 दा 18, और चलते चलते 120 तक चला गया। ऐसा ही है ना। ओके, तो हम इसको यूं लिख देते हैं कि ये 6 टाइम 1 है, या 1 टाइम 6 है। 12 जो है वो 2 टाइम 6 है। 18 है वो 3 टाइम 6 है। तो यानी कि जितने भी नंबर्स आएंगे ना वो हमारे पास 1 टाइम 6, 2 टाइम 6, 3 टाइम 6, 4 टाइम 6, 5 टाइम 6 ऐसे चलते हुए आएंगे। फिर आ गया हमारे पास 120।
तो 120 कितने टाइम जो है वो आपके पास होगा, वो आप उसको अगर मालूम नहीं है आपको तो मैं तरीका बता देता हूं बच्चों, क्योंकि यहां पर ये वाला नंबर जो है ना वो आपने लिखना होता है और आपको बात समझ में नहीं आ रहा होता। अब आपको इतना पता कि 120 है, मगर ये नहीं पता कि 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा। तो आपको ये तो पता ना कि 6 का मल्टीपल है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना नहीं पता, तो z लिख दो उसकी जगह पे। 6z किसके बराबर है? 6z बराबर है बच्चों हमारे पास 120 के, है ना। ये आना सॉरी कहां पे गया, ये रहा 120। तो आपने z की वैल्यू निकाल लेनी है, z इधर ही रहेगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे ना आपको, तो आंसर मिलेगा 20। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास जो है वो तरीका है जिस तरीके से आप मालूम कर सकते हो कि यहां पर 6 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर मिलेगा 20। तो 20 टाइम्स 6 जो है वो 120 होता है। ओके जी, ये भी हमें पता लग गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने ये करना है जी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 1 टाइम 6, 2 टाइम 6, 3 टाइम 6, 4 टाइम 6, 5 टाइम 6, चलते चलते 20 टाइम 6 आ गया। एक चीज यहां पे सब में सेम आ रही, वो क्या? 6 6 6 6 6, छोड़ दो उसको, चेंज क्या हो रही है वो चेक करो। 1 2 3, आगे 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6, चलते चलते 20 तक, उसको नोट करो। 1 2 3 4, कहां तक? 20 तक। और ये जो चेंज हो रही होती है इसको हम नाम दे देंगे n का। हर बार ऐसा करते हैं, सेम को छोड़ देते हैं, जो चीज चेंज हो रही है उसको नोट कर लेते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब हमने इसको जो अब डिस्क्राइब करना है, हमें ये बात पता लगी कि ये मल्टीपल ऑफ 6 है। ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ सेट ऑफ x, ये सेट है x का, फिर वेयर का निशान लगाएंगे, सीधी लाइन, x इज इक्वल टू 6 टाइम n, यानी मल्टीपल ऑफ 6। जो x है ना वो 6 का मल्टीपल है। ठीक है, वो 1 टाइम मल्टीपल, ये देखो 1 टाइम 6, 2 टाइम 6, 3 टाइम 6, 4 टाइम 6, 5 टाइम 6, और हमने 1 2 3 4 को क्या बोल दिया? n बोल दिया। तो ये फिर क्या है? n टाइम 6 है ना, कि जो x है वो 6 का मल्टीपल है, यानी 6n कहेंगे फिर उसको। फिर ये भी बताना पड़ेगा कि n की वैल्यूज कौन कौन सी हैं। देखो n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 20 तक जा रहे हैं। तो वो नंबर जो 1 2 3 से शुरू हो रहे होते हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो तो नेचुरल नंबर होते हैं, उसको हम कैपिटल N से जाहिर करते हैं। तो फिर बताएंगे कि n का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके हो गया। फिर उसके बाद आपने यहां पर इसका इंट्रोडक्शन करा दिया, अब आपने रेंज बतानी है, तो एंड का निशान लगाएंगे, ये एंड का सिंबल होता है। अब रेंज बतानी है, कहां से लेकर कहां तक जा रहे हैं जी मेरे बच्चों। यहां पर जो है वो आप इसके मुताबिक भी रेंज बता सकते हो और एन के मुताबिक भी रेंज बता सकते हो, बहरहाल आपकी मर्जी है, बुक वाले ने इससे किया, मैं इसी से आपको बता देता हूं। ये 6 से चल रहे हैं और 120 तक जा रहे हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया था, चुप करके बच्चों ऐसे लिख दिया करो, ये एक्स लिखो, ये ऐसे जो है वो दो निशान लगा दो। अब जहां से शुरू हो रहा है वो क्या है? वो 6 है, तो बच्चों यहाँ पे 6 लिख दो। ठीक है, और जहां पे एंड हो रहा है वो 120, तो यहाँ पे 120 लिख दो, ये इस तरह से। ठीक है, तो इसको पढ़ना कैसे है कि x बड़ा है, क्योंकि x की तरफ माउथ ओपन है इसका, क्रोकोडाइल का। x बड़ा है, 6 छोटा है, तो पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 6, एंड नीचे डैश भी लगी, तो मतलब x इज इक्वल टू 6 भी है। यहां देखो अभी इधर जो है इन दोनों के दरमियान क्रोकोडाइल का माउथ उसकी तरफ ओपन है, यानी वो बड़ा है और ये छोटा है, तो पढ़ेंगे x इज लेस देन 120, नीचे डैश लगा है, तो मतलब x 120 के इक्वल भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी रेंज लिख दी, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 120। ठीक है, अच्छा अब इसका और वाला मैंने नहीं लिखा, क्योंकि एक ही कोई भी आप कर लें, हमारा टाइम जो है वो इस तरह थोड़ा सा सेव होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। 100, 102, 104 और चलते चलते 400 तक चलेगा। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, ये असल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिया जा सकता है मेरे बच्चों। अब जरा यहाँ पे गौर करो, ये नंबर है 100, फिर 102, फिर 104, फिर 100, आगे 6 होगा, फिर 108 होगा, फिर 110 होगा, उसने लिखे नहीं है, और 400 तक ये ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इनको क्या हम बोलते हैं? इनको बोलते हैं एक्स, ऐसे ही बोलते हैं ना, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स, एक्स किसके बराबर है? 100 है, फिर 102 है तो 100 में 2 जमा कर लो, फिर 104 है तो 100 में 4 जमा कर लो, फिर आगे अगर 106 है तो 100 में 6 जमा कर लो, चलते चलते फिर आगे जो 400 है तो वो भी 100 में कोई नंबर जमा होगा ना, तो 100 जमा फिर 300 करेंगे तो 400 बन जाएगा। ठीक है, ये सारे हैं एक्स के, यानी एक्स की वैल्यूज को हम यूं भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया तो मतलब 0 ऐड कर लो, 100 जमा 0, 100 जमा 2, 100 जमा 4, और इस चलते चलते 100 जमा 300 तक चले जाएंगे। ठीक है, दोबारा थोड़ा सा रीअरेंज करो इसको, ये देखो ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, उसके बाद फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, तो ये सारे क्या है? ये मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी 2 के दरब देने से जो नंबर बनते हैं, जो 2 के पहाड़े पे जाते हैं, 2 के टेबल पे जाते हैं। तो ये फिर 0 है तो इसको हम 0 टाइम 2 लिख देंगे, ये 2 है तो 1 टाइम 2 लिख देंगे, ये 4 है तो 2 टाइम 2 लिख देंगे, उससे आगे अगर 6 होता तो 3 टाइम 2 लिख देते।
ऐसे। और चलते चलते फिर ये 300 है तो ये भी 2 टाइम फिर 150 बनेगा। 300 है ना, 2 टाइम क्या बनेगा 150, क्योंकि 2 को 150 से ज़रब दोगे तो अब हमारे पास 300 बनता है, तो ये 2 टाइम 150 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100 है, 100 है, 100 है, 100 है, सब सेम है, छोड़ दो। 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सब सेम है, छोड़ दो। चेंज क्या हो रहा है, 0 1 2, आगे चलते चलते 150 तक जा रहे हैं, तो यहां लिख देंगे 0 1 2, चलते चलते 150। और इसको जो जो चीज डिफरेंट है उसको नोट कर लेना, उसको n के इक्वल कर देना आपने, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, चलते चलते 150 तक। अब जरा नोट करो बच्चों कि ये जो 0 1 2 3 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं होल नंबर, और होल नंबर को W से हम जाहिर करते हैं। तो यहां पर जो इसका आंसर आएगा हम लिखेंगे दिस इज कोई नाम देना चाहते हो इसका एक है तो दे दो, अगर नहीं नाम देना चाहते तो फिर ए लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही इसको लिखेंगे दिस इज अ सेट ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n। क्योंकि यहां पर देखो जो x के एलिमेंट्स है वो क्या है, 100 के अंदर जो है ना वो आप बेसिकली 2 टाइम अ नंबर ऐड कर रहे हो, ये 100 सब में कॉमन आ रहे हैं ना, तो 100 लिख दिया हमने, फिर प्लस आ रहा है सब में, प्लस लिख दिया हमने। उसके बाद देखो 2 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस नंबर को हमने जनरल नाम दिया n का, तो लिख देंगे 2 टाइम n। 100 के अंदर 2 टाइम n आपने जमा करना है तो आपको इस सेट के एलिमेंट मिलेंगे। समझ गए ना, देख लें 100 जमा 0 टाइम 2, 100 जमा 1 टाइम 2, 100 जमा 2 टाइम 2, 100 जमा 3 टाइम 2, ऐसे है ना। तो 100 जमा n टाइम 2 कर देंगे उसको हम जनरल, 100 जमा n टाइम 2, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ये बताना है कि n का ताल्लुक किससे है, n 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट में सिखा के लाऊं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 1 2 3 4 आगे बढ़ते चले जाते हैं उनको होल नंबर्स कहा जाता है। तो n का ताल्लुक जो है वो होल नंबर से है, ठीक है। फिर उसके बाद एंड आएगा और उसके बाद उसकी रेंज लिखेंगे कहां से लेकर कहां तक। तो मैंने आपको तरीका ये बताया, ऐसे आप जो है निशान लगा लो, x इज लेस देन एंड इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, निशान लगा दीजिए आपने। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, शुरू कहां से हो रहा है आपके पास, शुरू ये हो रहा है 100 से और एंड कहां पे हो रहा है 400। एक तो ये तरीका है आप x के मुताबिक लेके चलो रेंज अगर तो, मगर अगर आप x के मुताबिक नहीं लेके चलना चाहते, n के मुताबिक भी हम इसकी रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो n से स्टार्ट कर लो, n 0 से स्टार्ट हो रहा है और 150 तक जा रहे हैं। मेरे बच्चों फिर बता दूं आपको, इसकी रेंज x से भी आप लिख सकते हैं, इसकी रेंज आप n से भी लिख सकते हैं। ये देखो मैंने दो बार बताई हुई थी आपको, ठीक है। तो मैं n के साथ लेके चलूं जो कि आपकी बुक में दिया गया है, सही है। तो यहां पर मैं बताऊंगा कि n जो है वो इक्वल और ग्रेटर है किसके, 0 के, और n जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू किसके है, 150 के बराबर और 150 से छोटा भी है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाए बच्चों आपके पास पार्ट नंबर 6 के ऊपर, वो है हमारे पास नंबर 1 3 9 27 81, आगे यूं चलते जा रहे हैं। अब जरा गौर करो, ये 3 है, ये 3 का स्केयर 9 है, ये 3 की पावर जो है वो 3, 27 3 की पावर 4 जो है 81, और आगे चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, 3 की कुछ पावर्स नहीं आ रही। तो अगर ये 1 है तो उसको फिर हम यूं लिख सकते हैं 3 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लेंगे तो वो नंबर 1 आ जाता है। तो मैं इसको 1 की जगह पे 3 की पावर 0 लिख रहा हूं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, चलते जा रहे हैं। तो यहां पर देखो चीज सेम क्या आ रही है, 3 3 3 3 सेम आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है, पावर में आ रहा है। 0 1 2 3 4 उसको अलग से लिखो, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, इसको n का नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो अब हम आएंगे जी इसके सेट के इंट्रोडक्शन में। अब जरा गौर करो ये क्या है, ये सेट किन चीजों का है, ये सेट जो है वो 3 की पावर वाला है, यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो 3 की कोई पावर वाले हैं। तो बताएंगे दिस इज अ सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू, या x जो है वो बराबर है 3 की कोई पावर, 3 रेज टू पावर n, यानी 3 की कोई पावर होगी, कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे हमने मेंशन कर दिया 3 रेज टू पावर n, x बराबर है 3 रेज टू पावर n, क्योंकि देख लो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, हमने जनरल नाम दे दिया 3 की पावर n। अब n के बारे में बताना पड़ेगा कि n क्या है, इवन है, ऑड है, हमारे पास प्राइम नंबर है, ये क्या है बताना पड़ेगा उसको। तो देखो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 0 से स्टार्ट होते जाएं और आगे बढ़ते जाएं वो नंबर, उनको हम होल नंबर कहते हैं। तो बता देंगे n बिलोंग्स टू द होल नंबर। अब बात आई रेंज की, भाई इसने जो है वो खत्म किया ही नहीं, आगे लामहदूद तक चलता जा रहा है, इनफाइनाइट सेट आगे बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते जा रहे, मतलब सारे के सारे जो है 3 की पावर कोई भी आप ले लें, ठीक है, जो होल नंबर में बिलोंग करती है वो सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे फिर, ठीक है। तो हमने सिर्फ इतना ही मेंशन किया कि n का ताल्लुक जो है वो होल नंबर के साथ है, आगे रेंज बताई नहीं है क्योंकि उसने कोई बाउंड्री नहीं दी, ये सारे के सारे जो है वो फिर होल नंबर इसकी पावर बनेगी और आपको सेट में एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर आइए जी पार्ट नंबर 7 के ऊपर। इसमें दिया हुआ 1 2 4 5 10 20 25 100 50 और उसके बाद फिर 100 है। अब बच्चों ये जो है ना, ये सारे ये आप जब आप इनको थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो आपके लिए ये क्वेश्चन बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होगी कि इनमें क्या लॉजिक बन रही है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा गौर से देखिए तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये वो नंबर्स हैं जो कि 100 के डिवाइजर्स हैं। 1 हो गया, 2 भी 100 का डिवाइजर है, 4 भी डिवाइजर है, 5 भी डिवाइजर है, 10 भी डिवाइजर है, 20 भी डिवाइजर है, 25 भी डिवाइजर है, 50 भी डिवाइजर है, 100 भी डिवाइजर है। तो हम सिंपली बता देंगे आसानी के साथ, ये तो कोई मसला ही नहीं हमारे लिए, कि दिस इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 100। ये सेट है एक्स का जिसमें एक्स जो है वो 100 के डिवाइजर्स हैं। बात खत्म। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास आखिरी 8वां 5 10 15 से लेकर 100 तक चलता जाने जा रहा है। तो देखेंगे आपको यहां से देख के फौरन से आइडिया मिल जाएगा कि ये मल्टीपल ऑफ 5 है। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15। तो जितने भी ये नंबर हैं ये बेसिकली 5 के मल्टीपल हैं। तो इसको लिखेंगे 1 टाइम 5, इसको लिखेंगे 2 टाइम 5, इसको लिखेंगे 3 टाइम 5 और चलते चलते आखिर में फिर आ गया हमारे पास 20 टाइम 5। ठीक है बच्चों, अब इन सब में जो चीज सेम है वो क्या है, 5 5 5 सेम आ रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 4 से लेकर 20 तक। तो जो चीज चेंज हो रही है इसे नोट करो, n की सूरत में n इज इक्वल टू 1 2 3 चलते चलते 20 तक। सही है, तो अब आपने इसको प्रेडिक्ट कर लिया कि ये बेसिकली जितने भी इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे 5 का मल्टीपल हैं। ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 5। तो आप लिखेंगे दिस इज अ सेट ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू 5 टाइम n, यानी कि n आपके पास कोई नंबर है, यानी इस के मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल हैं ये नंबर सारे, 5 टाइम n। ठीक है, फिर n के बारे में बताना पड़ेगा कि n क्या है। देखो n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 20 तक जा रही है। तो जो नंबर 1 से शुरू होते हैं 2 3 4 आगे बढ़ते चले जाते हैं उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल n से डिनोट करते हैं। तो बताएंगे n का ताल्लुक है नेचुरल नंबर के साथ, फिर एंड लिखेंगे, एंड का सैंपल, और आप रेंज बतानी है। ठीक है, रेंज में आप जो है वो n के मुताबिक भी बता सकते हैं रेंज इसकी, और x के मुताबिक भी बता सकते हैं। अगर आप x यानी इस एलिमेंट x, इनके एलिमेंट्स को कहा जाता है, x के मुताबिक रेंज बताएंगे तो फिर ये वाला और ये वाली रेंज बताएंगे, यानी कि x इज इक्वल और ग्रेटर देन 5, x इज लेस देन और इक्वल टू 100। और अगर n के मुताबिक रेंज बतानी है तो फिर यहां पर ये n की वैल्यूज हैं 1 से लेकर 20 तक, उसके मुताबिक फिर बताएंगे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड n इज लेस देन एंड इक्वल टू 20। तो इस तरह से आप इसकी रेंज जो है वो बताएंगे। फिर लास्ट पार्ट आ जाता है बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। -100 से लेके 1000 के दरमियान तमाम इंटीजर्स हैं। अब ये आपको जो सेट दिया गया ना, ये दिया गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और अब आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से इसको लेके जाना है किसके अंदर, सेट बिल्डिंग नोटेशन के अंदर। तो ये तो बहुत आसान हो गया, उसने खुद बता दिया कि ये भाई सेट ऑफ इंटीजर है। तो आप बोलेंगे दिस इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड कहते हैं इंटीजर्स को। ये सेट है एक्स का जिसमें एक्स का ताल्लुक इंटीजर से है, एंड उसके बाद रेंज, रेंज भी इसने खुद बताई है -100 से लेकर 1000 तक। तो लिखेंगे x इज इक्वल एंड ग्रेटर देन -100 एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1000। तो ये आपके पास सेट बिल्डिंग नोटेशन में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टैबुलर फॉर्म। प्यारे बच्चों, अब आपको सेट दिए गए हैं सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में, और आपने इन्हें कन्वर्ट करना है टैबुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए पार्ट नंबर 1 के ऊपर। अब यहाँ पे हमें जो दिया गया बताया जा रहा है, दिस इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये एक्स का सेट है जिसमें एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल है, और आगे उसकी रेंज बताई जा रही है, एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 35। एक्स जो है वो 35 के बराबर और 35 से छोटा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया कि मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 का जो टेबल पे नंबर आते हैं ना, वो 3 9 हो गया, 6 हो गया, 12 15 18 21, ये सारे। ठीक है, और कहां तक जाने, 35 के बराबर और 35 से कम। सही है, तो आपने फिर लिखना शुरू कर देना सेट बना के, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33। अब जो बुक में आंसर है वहां पे 35 लिखा हुआ है, जबकि 35 जो है वो 3 का मल्टीपल है ही नहीं। ठीक है, 36 मल्टीपल है। तो क्योंकि 35 से नीचे नीचे रहना है इससे, तो इसलिए 33 तक रहेंगे, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो टेबुलर फॉर्म बन के आ गया आसानी के साथ। फिर पार्ट नंबर 2 पे आ जाइए, कहा जा रहा है दिस इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर। ये एक्स का सेट है और एक्स का ताल्लुक रियल नंबर से है, एंड अब साथ में एक कंडीशन दी हुई है कि 2x + 1 करेंगे तो आपको आंसर का मिलेगा 0। ठीक है, एक कंडीशन दी गई है कि जो आपका एलिमेंट है ना x इस सेट का,
अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपने जो है ना आप वो एलिमेंट निकालना है। अभी निकाल लेते हैं इसको। रफ वर्क में यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 2x इज इक्वल टू इधर आके 1 माइनस 1 हो जाएगा और आपने निकालनी है वैल्यू x की। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड -1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आई x की वैल्यू। तो ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है, x की इज इक्वल टू -1/2, ये आप पुट करेंगे इसके अंदर तो आंसर 0 आएगा। इसके अलावा कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जिसको आप पुट करें तो आपको आंसर 0 आ जाए। इसलिए ये अकेला जो है वो इस सेट का एलिमेंट होगा। तो आप सेट का सैंपल लगाएंगे -1/2 इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, और ये रियल नंबर से बिलोंग भी करता है। ठीक है, फिर आए जी पार्ट नंबर 3 के ऊपर। यहां पे दिया जा रहा है दिस इज अ सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू p यानी प्राइम नंबर। ठीक है, x का ताल्लुक प्राइम नंबर से। अब आपको एक चीज पता चल गई कि यहां पर जो एलिमेंट आएंगे सेट के वो प्राइम नंबर के होंगे। ठीक है, एंड आगे रेंज बताई जा रही है x इज लेस देन 12, x की जो वैल्यू होगी वो 12 से छोटी होगी। तो पहला जो प्राइम नंबर होता है वो 2 जो किसी पे डिवाइड नहीं होता, उसके बाद फिर आता है 3 किसी पे डिवाइड नहीं होता, फिर 5 किसी पे डिवाइड नहीं होता, फिर 7 के बाद फिर 11 आता है, 11 के बाद आगे फिर आता है 13, लेकिन उसने कहा है 12 से छोटे, तो 11 तक आप रहेंगे और सेट को ऐसे क्लोज कर देंगे। तो ये आपने इसकी टेबुलर फॉर्म दे दी। उसके बाद बच्चों फिर हम आ जाएंगे जी इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर। इसमें भी कहा जा रहा है दिस इज अ सेट ऑफ x वेयर x इज डिवाइजर ऑफ 128। तो अब जो है ना आपने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें वो तमाम नंबर आएंगे जो कि 128 के डिवाइजर हैं। ठीक है, तो आपने ट्राई करते जाना है कैलकुलेटर के ऊपर और आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक मैं छोटा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ तरीका। ऐसा कर लीजिए, इसको लिखिए 128, इसको 2 से डिवाइड कीजिए आएगा आपके पास 64, फिर 2 से डिवाइड कीजिए आएगा 32, फिर 2 से डिवाइड कीजिए आएगा 16, फिर 2 से डिवाइड कीजिए आएगा 8, फिर 2 से डिवाइड कीजिए आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड कीजिए आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड कीजिए आएगा 1। ठीक है, तो ये देखें 1 2 4 8 16 32 64 128, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ये एक शार्ट ट्रिक है, इसके जरिए आपको आसानी से आप इस नंबर्स को लिख पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आएंगे जी पार्ट नंबर 5 के ऊपर। दिस इज अ सेट ऑफ x वेयर x इज इक्वल्स टू 2 पावर n। ये हमारे पास एक सेट है x का जिसमें x बराबर है 2 की कुछ पावर के। ठीक है, और वो पावर है n। अब बताया जा रहा है जो पावर है ना n उसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग गया कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे ना उसमें 2 की कोई पावर होगी। पावर क्या हो सकती है? पावर नेचुरल नंबर की सूरत में हो सकती है। तो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते जा रहे हैं। तो हम 2 की पावर 1 कर देंगे, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 चलते जाएंगे। अब उसने हमें रेंज बताई है कि n की वैल्यू जो है वो लेस देन 8 है। ठीक है, यानी n की वैल्यू 8 से कम है। 8 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर रखने हैं। अब 8 से छोटा नेचुरल नंबर 7 है, तो 7 तक हम जाएंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 5 6 7 तक जाएंगे, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इनको जो है वो इस तरह से लिख लेना। 2 की पावर 1 जो है वो 2 होता है, 2 की पावर 2 जो है वो 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है, 2 की पावर 6 जो है वो 64 होता है, 2 की पावर 7 जो है वो 128 होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपके पास ये सेट आ गया, ये टेबुलर फॉर्म आ गई। फिर पार्ट नंबर 6 पर आइए। दिस इज अ सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कह रहा है ये जो सेट है वो x का है जबकि x का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। ठीक है, एंड साथ में कंडीशन दी है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप x प्लस 4 करें तो 0, यानी कि इस एलिमेंट को 4 के साथ ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। अब प्यारे बच्चों वो कह रहे हैं ये सेट है नेचुरल नंबर का। ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसको आप 4 के साथ ऐड करें तो आपको आंसर 0 मिले। ठीक है, 4 के साथ 0 लाना है तो -4 देना पड़ेगा, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन -4 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, वो तो हमारे पास जो है वो एक इंटीजर है, z से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से तो बिलोंग नहीं करता। तो नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको आप 4 के साथ ऐड करो तो आंसर आपको 0 मिले। इसलिए यहां पर जो इसका आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, फिर पार्ट नंबर 7 पे आ जाइए। दिस इज अ सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। ये सेट है x का जिसमें x का ताल्लुक है नेचुरल नंबर के साथ। आगे एंड का सैंपल आ गया। अब बता रहे x इज इक्वल टू x, इसका मतलब है कि हर एलिमेंट अपने ही बराबर होगा, इसके अलावा किसी और नंबर के बराबर नहीं होता। ठीक है,
अच्छा जी, तो इसमें फिर हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे यानी 1 1 के ही बराबर है, किसी और नंबर के बराबर नहीं है, 2 2 के ही बराबर है, किसी और के बराबर नहीं है, 3 3 के ही बराबर है, किसी और के बराबर नहीं है। तो इस तरह से फिर हमारे पास ये सारे नंबर ही आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने मर्जी लिखो, उसके बाद आगे डॉट डॉट लगा दो। चाहो 2 3 के बाद डॉट डॉट लगा दो, चाहो 4 5 6 लिखने के बाद डॉट लगा दो, अब ये आपकी मर्जी है। आखिर में डॉट डॉट लगानी है, इसका मतलब है आगे चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट। उसके बाद फिर लास्ट पार्ट पे आ जाइए, पार्ट नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है दिस इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू द जेड। ये सेट है जी एक्स का, जिसमें एक्स का ताल्लुक है जेड से यानी इंटीजर से। एक्स का ताल्लुक किससे है? इंटीजर से। आगे फिर सैम्पल है एंड का, एंड 3x + 1 = 0। ये कंडीशन दी हुई है अब आगे कि अगर आप इस तरह लिखें इसको 3x + 1 तो आपको आंसर 0 मिलना चाहिए। मतलब जो भी x की वैल्यू आएगी ना, अगर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों पहले ये चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यू बनती क्या है, कौन सी ऐसी वैल्यू जो कि आप यहाँ पे लिखे तो आपको आंसर 0 मिलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3x इधर ही रहेगा, 1 इधर आके हो जाएगा माइनस, x इधर ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, -1 / 3। तो अगर x की ये वैल्यू हो तो आंसर 0 आता है, वैसे नहीं आता। अब ये जो -1/3 है ना बच्चों, ये हमारे पास इंटीजर नहीं है। क्योंकि इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, बाय में इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी हमारा ऐसा इंटीजर नहीं है जिसको आप यहाँ पर लिखें तो आपको आंसर जो है वो 0 मिल जाए। इसलिए इसका आंसर भी जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 10 जेल के कोई से दो प्रॉपर सबसेट बनाइए। प्यारे बच्चों, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये तमाम चीजें हमने बेसिक कंसेप्ट के अंदर सीखी हैं। अभी जल्दी से जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। सबसेट होता क्या है, हमने सीखा था कि फर्ज करें आपके पास एक सेट है ये डी, जो कि उसके अंदर एलिमेंट्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब आप इस सेट के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कोई नए छोटे सेट बनाएंगे ना जो, ठीक है, वो इसके सबसेट होंगे और वो भी प्रॉपर सबसेट होंगे। जैसे देखो इसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। मैं प्लस को और माइनस को मिला के एक नया सेट बना देता हूँ, छोटा सेट बना दिया जो इसी के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए बनाया, ये क्या है, इसका जो है वो सबसेट है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मिला के एक सेट बना दिया, वो भी इसका सबसेट है। प्लस माइनस डिवीजन को बना के बनाया, इसका सबसेट है। अकेला प्लस ले लो, इसका सबसेट है। अकेला माइनस ले लो, इसका सबसेट है। और मल्टीप्लिकेशन और प्लस को मिला के बनाया, वो भी इसका क्या है, सबसेट है। तो ये सारे क्या है, इसके सबसेट है, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो प्रॉपर कंसेप्ट हमने सीखा था वो ये सीखा था कि अगर दो सेट हैं आपके पास ए और बी, और ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर पाए जाते हैं तो ए बी का सबसेट होगा, ठीक है। फिर प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में हमने ये सीखा था कि अगर ए और बी दोनों बराबर हैं और ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। और अगर ए और बी बराबर नहीं है और ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर पाए जाते हैं तो फिर ए बी का क्या है हमारे पास, प्रॉपर सबसेट। जैसे यहां पे देख सकते हो ए के तमाम बी में पाए जाते हैं, मगर बी के जो एलिमेंट 1 और 5 हैं वो ए के अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए ए बी का प्रॉपर सबसेट है। और यहां पे ए और सी को देखो, ए के तमाम एलिमेंट सी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सी के कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो कि ए के अंदर ना पाया जाता हो, बल्कि दोनों सेट बराबर है, ए और सी बराबर है, इसलिए हमारे पास ए जो है वो सी का इम्प्रॉपर सबसेट है। चलो आप क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सेट ए बी और सी। अब हमने इसके अंदर से छोटे सेट बनाने हैं ए और बी और सी का इस्तेमाल करते हुए, तो हम बना लेते हैं जी, एक ले लेते हैं सिर्फ एक एलिमेंट ए वाला, एक सेट आ गया, इसके तमाम एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, इसका सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है। क्यों, इसके बराबर नहीं है। एक और ले लेते हैं जी हम, वो ले लेते हैं जी हम बी वाला, ठीक है। तो बी भी एक सेट है जिसका एक एलिमेंट बी है और इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, इसका क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि बराबर नहीं है इसके। यहाँ पे आ जाइए, बिल्कुल उसी तरह से एक 0 ले लीजिए और एक 1 का सेट ले लीजिए। ये दो सेट हैं, इन दोनों सेटों के एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, ये इसके सबसेट है, वो भी प्रॉपर सबसेट। क्यों, इसके बराबर नहीं है ये। तीसरा आ गया आपके पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स बच्चों आपके पास 1 2 3 4 5 अभी चलते जा रहे हैं क्योंकि उसने बाउंड किया ही नहीं है, लामहदूद हद तक ये चलते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से कोई से 2 3 उठा के आप सेट बना दीजिए, एक ले लीजिए, ठीक है, ये आपके पास एक आ गया सबसेट और इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, सबसेट है इसका। एक और ले लीजिए 2, सबसे इजी वाले ले रहा हूं मैं, 2 भी इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो ये इसका क्या है, सबसेट है। इस तरह फिर आ जाइए जी आप z के ऊपर। z बच्चों हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं जी, 0 ले लीजिए, उसके बाद फिर +-1 ले लीजिए, +-2 ले लीजिए, +-3 ले लीजिए,
डॉट डॉट चलते जा रहे हैं लामहदूद, ठीक है। अच्छा, अब इसके भी सेट बनाने हैं तो आपको इसे बना लीजिए। चले मैं ये ले लेता हूँ जी 0 और +1 और +2, इसका एक सेट बना देता हूँ। इसी तरह माइनस वालों का एक बना देता हूँ जी, और 0 और -1 और -2 ऐसे ले लीजिए। ये एक सेट है, इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, इसका सबसेट है। ये भी एक सेट है, इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, ये भी इसका सबसेट है। और ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद फिर बात आ जाती है जी क्यू की। अब इसको बात जरा ध्यान से समझिएगा। क्यू हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, क्यू होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर जिनको पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, ठीक है, वो तमाम नंबर्स। तो फिर भाई आपकी मर्जी है, कोई से भी लिख दो भाई, 1/2 कर देता हूँ एक नंबर में, ठीक है, इसके अलावा कर देता हूँ जी 1/3। ये लीजिए, ये दो नंबर आगे जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, तो ये हमारे पास दोनों सबसेट होंगे इसके। उसके बाद फिर आइए पार्ट नंबर 6 के ऊपर। ये पार्ट नंबर 6 रियल नंबर। बच्चों जितने भी दुनिया में नंबर से आपको वास्ता पड़ता है, सारे के सारे नंबर जो है ना आपके पास के हैं रियल नंबर्स है, ठीक है। कोई से दो हम इसमें से ले लेते हैं जी, एक सेट बना लेते हैं उसका, हम चलें ले लेते हैं इसके अंदर इरेशनल नंबर, ठीक है, 7 ले लेते हैं, ठीक है। ये एक हो गया हमारा सेट जो कि इससे बिलोंग करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और ले लीजिए, कोई से भी ले लीजिए, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर यहाँ पे ले लीजिए आप, 0 ले लें, 1 ले लें, उसके बाद 3 ले लें, ठीक है। ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो ये दो मैंने सबसेट बना दिए। उसके बाद फिर लास्ट पार्ट पे आएंगे, पार्ट नंबर 7। उसमें आपको सेट बिल्डिंग नोटेशन में दिया हुआ है, दिस इज द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू द क्यू। ये एक्स का सेट है जिसमें एक्स का ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, रैशनल नंबर के साथ है। और उसमें फिर बताया गया है एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। एक्स जो है वो 2 के बराबर या फिर 2 से क्या है हमारे पास छोटा है। बल्कि इसमें एक और भी बाउंड्री बताई गई है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। एक्स इज ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स इज लेस देन 2 यहाँ पर है, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, चले आप लिख लीजिए यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0। ओके, x इज ग्रेटर देन 0 है एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2 है। तो अब देखिए बच्चों, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे इस सेट के अंदर वो रैशनल नंबर हैं जो कि 0 से बड़े हैं और जो है वो 2 के बराबर भी हैं और 2 से छोटे भी हैं, ठीक है। 0 से बड़े, 0 शामिल नहीं होगा, 0 से बड़े होंगे और 2 के बराबर और 2 से छोटे होंगे, ठीक है। और रैशनल नंबर होते कौन से, जो p बाई क्यू की शक्ल में लिखते हो। तो कोई बात नहीं, इसके मतलब हम लिख सकते हैं इसके अंदर नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/5 हो सकता है। लिख दीजिए एक दो, 1/2 कर लें यहाँ पे, ठीक है। एक आ गया हमारे पास सेट, एक और ले लीजिए 1/3, ये आ गया। अब देखें ये भी इसके तमाम एलिमेंट भी इस सेट से बिलोंग करते हैं, इसके तमाम एलिमेंट भी इस सेट से बिलोंग करते हैं। ये भी हमारे पास इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और ये भी इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके सेट के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये दोनों प्रॉपर सबसेट आ गए। क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट विच हैव नो प्रॉपर सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। तो जी हाँ, एग्जिस्ट करता है, और वो है एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्यों, मैं उसकी वजह बताता हूं। देखो ये है आपके पास एक एम्प्टी सेट, फर्ज कर लें a इज इक्वल्स टू दिस आर, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। और याद रखें जब आप इसके सबसेट बनाएंगे ना, तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। अब इसका सबसेट बनेगा आपके पास सबसेट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, ठीक है। अब ये भी एम्प्टी सेट है सबसेट, और ये ए भी है हमारे पास एम्प्टी सेट है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये इसका क्या बनेगा, ये इसका बनेगा प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर इसका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई और सबसेट है ही नहीं। इस वजह से जो एम्प्टी सेट है ये हमारा वो सेट है जिसका कोई भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एक सबसेट होता है और वो होता है इम्प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट, ठीक है। तो बच्चों पहले इसकी बात कर लेते हैं। इस सेट के अंदर यहाँ पे देखें, एक ये ब्रैकेट है, दूसरी ये ब्रैकेट है, इसके बीच में दो एलिमेंट्स हैं, एक ए और एक बी। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना वो 2 हैं, जो कि ए एंड बी हैं। जबकि अगर हम इस सेट की बात करें तो यहां से देखिए ये सेट की ब्रैकेट्स हैं और उसके बीच में एक और सेट पड़ा हुआ है। तो ये सेट जो है वो एज अ एलिमेंट बिहेव करेगा। तो ये जो अंदर का सेट है ना, ये एक एलिमेंट है। सो दिस सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, और वो क्या है, सेट ए बी, ठीक हो गया। तो इस सेट के दो एलिमेंट हैं, ए और बी, और इस सेट का एक एलिमेंट है जो कि खुद भी एक सेट है, सेट ए बी, ठीक हो गया। तो यहां पर दो एलिमेंट, यहां पर एक एलिमेंट, ये बेसिकली इन दोनों सेट्स के अंदर डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब इन दिए गए सेट्स के आप पावर सेट बनाएंगे तो पावर सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट की तादाद कितनी होगी। पावर सेट कैसे बनाते हैं वो तो हमने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके सीखना है। अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि जब हम इन सेट की पावर सेट बनाएंगे तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी होगी। तो बच्चों बहुत आसान सा फार्मूला है इसका, 2⁻m। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से एलिमेंट्स की तादाद को मालूम कर सकते हैं एक पावर सेट के अंदर। यहाँ पर जो m है ना वो इस सेट के अंदर मौजूद जो आपके पास नंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 पे आते हैं जो कि हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का मतलब इसके अंदर जो m की वैल्यू होगी आपके पास 0 होगी, क्योंकि इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, n इंटू पी ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, उसका फार्मूला होता है 2⁻m। अब यहाँ पे m की वैल्यू 0 है तो 2⁻0 का मतलब आंसर आएगा 1, तो एक ही इसका जो है वो एलिमेंट होगा। फिर नंबर 2 पे आए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर वो 2 हैं, तो m की वैल्यू बन जाएगी 2 और इस फॉर्मूले में पुट करनी है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों आपके पास 2⁻2। ठीक है, तो अब 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है बच्चों, 4 होता है। ठीक है, इसी तरह से अब आपने आ जाना है जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 3। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू मिलेगी आपको 7 मिलेगी। ठीक है, m की वैल्यू 7 है, तो अब आपने क्या करना है जी, ये वैल्यू पुट कर देनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट इज इक्वल्स टू 2⁻7। तो 2⁻7 को कैलकुलेटर से आप देखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 128। तो 128 इसके अंदर जो है वो बनेगी एलिमेंट्स इस सेट के पावर सेट में। फिर नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4, इसमें कितने एलिमेंट है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो m की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट इज इक्वल टू 2⁸ आएगा। तो 2⁸ करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 256, तो 256 का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप जरा गौर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका सेट शुरू हो रहा है, ये सेट, इस सेट के दरमियान पहला एलिमेंट आपका ये है, दूसरा एलिमेंट ये सेट की सूरत में दिया गया है। तो कहीं आपने 1 2 3 एलिमेंट काउंट नहीं कर लेने, 2 एलिमेंट है, एक ये है और दूसरा आपका ये सेट है, 2 एलिमेंट है जी इस सेट के अंदर। ये आपका बाहर का सेट है, उसके अंदर एक ये और एक और सेट दिया गया, तो एक ये एलिमेंट दूसरा ये एलिमेंट, 2 एलिमेंट है। तो m की जो वैल्यू है बच्चों आपके पास आ गई 2। तो इसी तरह से n ऑफ p ऑफ s इज इक्वल टू 2⁻2, तो ये बन जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो 4 इसका जवाब आ गया। उसके बाद यहां पर आइए, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट काउंट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। यहां से आपका सेट की ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर देखें, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा, यहां से कोमा है ना, कोमा, ये तो ये सेट के अंदर सेट दिए गए हैं। तो ये जो सेट है ना ए बी पर मुश्तमिल, वो इसका एलिमेंट है, बी सी वाला सेट भी इसका एलिमेंट है, डी ई वाला सेट भी इसका एलिमेंट है, तो 1 2 3 इसके एलिमेंट है। So m is equals to आपके पास आया 3, so n of p of s is equals to 2⁻3, तो ये बन जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। द जेल सेट्स के पावर सेट मालूम कीजिए। प्यारे बच्चों, हमने बेसिक कंसेप्ट में सीखा था कि पावर सेट होता क्या है। आप कोई भी एक सेट लेते हैं, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो बना देते हैं, उन तमाम सबसेट का आपने एक सेट बनाना है जिसे हम पावर सेट कहते हैं। अभी मैं बताता हूं आपको कैसे बनाएंगे। पार्ट नंबर 1 पे आ जाए। ठीक है, यहां पे आपके पास एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, 9 और 11। इस सेट को एक नाम दे देते हैं ए का, ए इज इक्वल टू 9 एंड 11। अब इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, अगर आप 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर आता है 4, यानी इसके अंदर 4 जो है वो एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के अंदर। तो लिखेंगे जी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले एक बड़ी सी साइज की मिडिल ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद फिर आप इसमें पहला जो है वो एम्प्टी सेट लिखेंगे, क्योंकि याद रखें एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए पहला एम्प्टी सेट आ गया। उसके बाद फिर आपने दोनों को अलग अलग जो है ना, एक 9 का सेट बना लें, एक 11 का बना लें। ठीक है, 3 हो गए, अब एक आपका और रहता है तो वो आप इन दोनों को मिला के बना लें, 9 एंड 11। तो ये 4 आपके पास सबसेट पूरे हो गए। तो इन तमाम सबसेट का आपने एक सेट बना दिया जिसे हम पावर सेट कहते हैं। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 पे आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग भी आ सकता है पेपर में, इसलिए अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको।
और इसको करना कैसे आपने उसका तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि अक्सर बच्चे एग्जाम में आके थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, पहले इसको एक नाम दे दें जी, बी का कोई भी नाम दे सकते हैं आप, प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लीकेशन और फिर डिवीजन। ये चार इसके अंदर एलिमेंट है, चार एलिमेंट है। 2 की पावर 4 करेंगे तो आंसर आता है 16। तो 16 बच्चों इसके पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। सो पी ऑफ बी क्या होगा, सबसे पहले एक मिडिल ब्रैकेट लगा लें बड़े साइज की, उसके बाद एक इसमें लिखिए जी पहला एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का होता है जी, सबसेट होता है। उसके बाद इन चारों को अलग अलग जो है वो यहाँ पे लिखें आप। ठीक है, एक मैं कर देता हूँ जी प्लस के साथ, एक आ गया माइनस के साथ, एक आ गया मल्टीप्लीकेशन के साथ, और एक आ गया डिवीजन के साथ। तो ये हो गए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 यहाँ पे इस लाइन में लिख लीजिए। अच्छा, उसके बाद अब आपने 2 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, और उसमें फिर ये होगा, पहले आप प्लस को माइनस से लिंक करें, प्लस और माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर अब प्लस को मल्टीप्लिकेशन से जोड़ें, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन में आ गया। उसके बाद फिर प्लस और डिवीजन में आ जाएंगे। ठीक है, प्लस और फिर डिवीजन, इस तरह से तरतीब आपने याद रखनी है। ठीक है ना, फिर आपसे गलती नहीं होगी। ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, ये तीनों को हमने कर दिया, उसके बाद इस प्लस को छोड़ देंगे और इस माइनस पे आ जाएंगे, इस माइनस को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ हमने लिंक करना है। ठीक है बच्चों, तो लिखते रहिए आगे, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन आ गई, और उसके बाद फिर आपका जो यहाँ पर माइनस है और डिवीजन है। ठीक है, माइनस एंड ये आ गई डिवीजन। कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, ये हो गए 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा आगे चलें जी, अब हमने एक एलिमेंट और छोड़ देना है और यहां से इसको इसके साथ लिंक कर देना है। अब आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उसको भी लिख देते हैं जी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हो गया हमारे पास 11। उसके बाद फिर बच्चों क्या करेंगे जी, अब हम जो है वो 2 की बजाय 3 3 का जो है वो सेट बनाएंगे। तो उसमें फिर हम बनाते हैं जी, पहले इसको इसको और इसको, यानी इन तीनों को मिला लेते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। ये आ गया एक आपके पास सेट। उसके बाद इसको छोड़ देंगे एक, और अगले 3 को जोड़ लेंगे, माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसी तरीके से करेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं, माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये बन गया। उसके बाद एक और छोड़ देंगे यहां से, अब ये वाला और साथ में इसको इसको लिंक करेंगे, ये वाला और साथ में ये वाला, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और प्लस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और प्लस, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको भी छोड़ देंगे और इसको इसको और ये वाला दोनों इसके साथ लिंक करेंगे, ये और ये, तो ये डिवीजन और प्लस और माइनस मिला लेंगे आपस में, डिवीजन प्लस और माइनस। ठीक है, ओके, अब हमने इस तरह से कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब हम चारों को मिला के लिखेंगे। ठीक है, इन सबको मिला लें और एक बना लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये आप जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इस तरह से आपके पास ये 16 जो है वो सबसेट आ गए इस सेट के। इनको आपने एक बड़ी ब्रैकेट में कवर कर दिया, तो ये आपके पास पावर सेट बन गया इस सेट का। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में हमारे पास एक ही एलिमेंट है इस सेट का, ये 5। ठीक है, तो अगर मैं 2 की पावर 1 करूंगा तो आंसर 2 आएगा, यानी इसके 2 जो है वो हमारे पास पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं जी सी का, और पी ऑफ सी यानी पावर सेट ऑफ सी में क्या आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, और पहला सेट हमेशा एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके पास यही एलिमेंट जो है वो आ जाएगा, बस 2 ही इसके अंदर जो है वो सबसेट पॉसिबल है, तो ये इसका पावर सेट आ गया। अब आ जाए जी पार्ट नंबर 4 के ऊपर, और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं जी हम डी। डी इज इक्वल्स टू ए एंड बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि इस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं। एक एलिमेंट ये है ए वाला, और एक एलिमेंट यहाँ पर ये सेट की सूरत में दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 ही एलिमेंट है, तो अगर 2 की पावर 2 करेंगे आंसर 4 आएगा, यानी इसके जो पावर सेट के एलिमेंट बनेंगे वो 4 बनेंगे। सही है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है, तो अच्छे तरीके से समझिए इसको। P ऑफ डी यानी पावर सेट ऑफ सेट डी, उसमें सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाइए, मिडिल ब्रैकेट, और पहला सेट हमेशा एम्प्टी होता है, एम्प्टी लगा लीजिए। उसके बाद एक एलिमेंट का सेट ये ए वाला बना लीजिए,
एक इसका बना लीजिए बी सी, ठीक हो गया। अच्छा 1 2 3 हो गए, लेकिन इसके 4 बनने चाहिए, फिर इन दोनों को मिला के एक बना लीजिए। एक एलिमेंट ये आ गया और दूसरा एलिमेंट इसका सेट की सूरत में ये आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 एलिमेंट हो गए, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो ये हमारे पास इस सेट का पावर सेट आ गया।